नमस्कार दोस्तों। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। ये घटना इंदौर शहर के सुदर्शन नगर की है, जहाँ एक सीधा साधा परिवार अपने एक नए मकान में रहने आया था। पर उन्हें नहीं पता था कि इस घर की दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि इसमें एक काला साया भी छुपा है। परिवार के मुखिया विशाल वर्मा 38 साल के एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। उनकी पत्नी अनीता, उनकी बेटी पलक और उनका बेटा आरव। उन्होंने सुदर्शन नगर की एक 2 मंजिला कोठी ली। थोड़ी पुरानी थी लेकिन बहुत सुंदर। आस पड़ोस भी काफी अच्छा था। शुरू के कुछ दिन तो विशाल और उसके परिवार के ऐसे बीते, लेकिन फिर एक रात के करीब 3 बजे विशाल की नींद टूटी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा। धीरे धीरे बहुत पास आकर उसे मत जगा था। उसने झट से उठकर इधर उधर देखा। अनीता उसके बगल में सो रही थी और बच्चे उसके कमरे। पर एक बात अजीब थी कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसने सोने से पहले दरवाजा ठीक से बंद किया था। उसे लगने लगा शायद हवा से खुल गया होगा। पर जब वो दरवाजा बंद करने गया तो बाहर हॉल में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, बहुत धीमे। उसने जल्दी से लाइट जलाई मगर वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह पलक ने अनीता से पूछा, मम्मी वो आंटी कौन थी जो रात को मेरे कमरे में आई थी? अचानक अनीता ने चौंक कर पूछा, कौन आंटी बेटा? पलक बोली, सफेद साड़ी वाली। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो गीले थे। वो मुस्कुरा रही थी पर उसके दांत बहुत बड़े थे। अनीता को लगा शायद बच्ची ने सपना देखा होगा, लेकिन उसी शाम अनीता को आरव के कमरे में एक दीवार पर एक बड़ी सी खरोच दिखाई दी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरेचा। और नीचे जमीन पर मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई गीले पांव घर में अंदर आया हो। तीसरी रात के करीब 3 बजे घर के अंदर एक तेज बदबू सी फैल गई, जैसे कोई जानवर मरा हो। विशाल उठा और पूरे घर में चेक किया मगर उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया तो कोने में उसे एक थैला मिला, जिसमें एक मुरझाया हुआ नींबू, लाल धागा, कुछ जली हुई हड्डियां और एक मिट्टी की गुड़िया जिसमें लोहे की कीलें गड़ी हुई थी। विशाल ये देखकर कांप गया। उसने वो सामान उठाकर नीचे लाया और घर के बाहर फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उस रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अगली रात करीब 2:30 बजे आरव की चीख सुनाई दी, मम्मी बचाओ। अनीता और विशाल दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन आरव बिस्तर पर नहीं था। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की बंद और दरवाजा बंद, और बिस्तर के नीचे फर्श पर खून के छींटे थे। अनीता जोर जोर से रोने लगी और विशाल भी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मगर फिर कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप खुली और अंदर बैठा था आरव, मगर बेहोश। उसके हाथ पांव ठंडे थे, आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। विशाल ने अगले दिन एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में देखते ही कहा, यहां कुछ रखा गया है, काले काम का असर है। उसने हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन जाते जाते उसने सभी को बताया कि जिसने ये कराया है वो अभी भी पास है, और जब तक असली वजह नहीं मिलेगी तब तक ये घर शांत नहीं होगा। अगली सुबह जब विशाल उठा तो देखा कि ड्राइंग रूम की दीवार पर खून से लिखा है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी।
अब पूरे घर में डर का माहौल था। आरव अब भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पलक बार बार किसी को देखकर डर जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती, मम्मी वो वहीं खड़ी है हमारे पीछे। विशाल और अनीता हर वक्त घर के अंदर एक साया महसूस करने लगे। कभी छत से खटखट की आवाज आती, कभी बिजली अचानक बंद हो जाती और कभी पूरा घर खुद ब खुद ठंडा हो जाता, जैसे घर में कोई बर्फ की लहर बह रही। विशाल ने अब एक और तांत्रिक को बुलाया जो उज्जैन के पास के एक जंगल के इलाके में रहता था। बाबा ने घर में कदम रखते ही कहा, यह सिर्फ आत्मा नहीं है, ये किसी ने भेजी है। किसी ने बहुत सोच समझ कर यह काला जादू किया है और इसकी जड़ें तुम्हारे परिवार के ही किसी जान पहचान वाले से जुड़ी है। बाबा ने कुछ मंत्र जाप शुरू किया और घर के हर कोने में एक धुआं फैलाया। तभी अचानक पलक जोर से चिल्लाई कि मम्मी वो आ गई मम्मी, और बेहोश हो गई। विशाल और अनीता ने पलक को संभाला और जैसे तैसे उसे होश में लाया। बाबा ने बताया कि इस घर में भूमि तंत्र रखा गया है, मतलब घर की नींव में किसी ने काले जादू का सामान दबाया था। फिर उन्होंने विशाल से पूछा, क्या किसी से तुम्हारी पुरानी कोई दुश्मनी है? विशाल सोच में पड़ गया। तब उसे याद आया कि उसका एक पुराना रिश्तेदार है जो कि उसके मामा लगते हैं, जो इस घर को पहले खरीदना चाहते थे, पर यह घर विशाल को मिल गया। उसके बाद से उसके मामा फिर दोबारा कभी उससे मिलने नहीं आए और एक दिन किसी ने बताया कि वो तंत्र मंत्र के लोगों के साथ उठने बैठने लगे। बाबा ने कहा, बहुत मुमकिन है कि ये सब उन्हीं ने करवाया। अगली रात बाबा ने घर में पूजा रखी। पूरा घर मंत्र और हवन की गंध से भर गया। रात के करीब 3 बजे घर के सभी दरवाजे एक साथ खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियां खुलने लगी और हवा तूफान जैसी घर के अंदर आने लगी। ड्राइंग रूम के बीचों बीच धुआं इकट्ठा होने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक साए में बदलने लगा। एक औरत, सफेद साड़ी में बिखरे बाल, गुस्से से लाल आंखें और गले में एक रस्सी का फंदा। उसकी आवाज गूंजी, उसने मुझे जलाया है, अब मैं सबको जला दूंगा। बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़े, लेकिन वो आत्मा चिल्लाई, मैं अब जा नहीं सकती, मुझे उसने बुलाया। यह सब देखकर आरव फिर से बेहोश हो गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थी और आवाज उसकी नहीं थी। तूने मेरा घर छीना है, अब मैं तेरा घर लूंगी। बच्चा बिस्तर पर लेटे हुए हवा में तैरने लगा। सभी चौंक गए। बाबा ने उसकी तरफ राख फेंकी और चिल्लाया, कौन है तू? तो जवाब आया, मैं नरेश की मददगार हूं, मुझे तंत्र से बांधा गया है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह बात सुनने के बाद बाबा ने सभी को बताया कि अब इसका अंत एक ही रात में हो सकता है, पूर्णिमा की रात। उसी रात तंत्र की शक्तियां सबसे अधिक होती हैं। अगर हम उस रात सब कुछ ठीक से करें तो इस आत्मा को मुक्ति दी जा सकती है, नहीं तो यह पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर विशाल और अनीता ने भी हाँ कर दी और पूजा की तैयारी शुरू करने लगे। पूर्णिमा की रात पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था। बाबा ने पूजा शुरू की। रात करीब वही 3 बजे भयानक सी एक चीख सुनाई दी, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। और अचानक सभी दीवारें हिलने लगी, दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। घर में काला धुआं भर गया और फिर वो आत्मा प्रकट हुई, इस बार और भी ज्यादा भयानक। बाबा ने उसे मंत्रों से बांधने की कोशिश की। उस आत्मा ने जोर से चिल्लाया,
तूने मुझे जलाया नरेश, अब मैं तुझे ही खा जाऊंगी। और तभी बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और यंत्र को आत्मा की ओर फेंका। तभी एक जोर से विस्फोट हुआ। आंखें खुली तो सब शांत था। आरव होश में था, पलक भी अब मुस्कुरा रही थी। तो बाबा ने कहा, तंत्र की आत्मा मुक्त हो चुकी, लेकिन जिसने इसे बुलाया, जब तक वो जिंदा है खतरा नहीं टल सकता। विशाल और अनीता ने कुछ ही दिनों बाद वो घर छोड़ दिया, मगर जाते जाते एक चीज देखी कि मेन गेट के बाहर दीवार पर एक बार फिर किसी ने खून से लिखा है, मैं वापस आऊंगी। यह सब देखकर विशाल और अनीता बहुत ज्यादा डर गए। बाबा के कहने पर विशाल और अनीता ने वो घर तो छोड़ दिया था। अब वे किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। शुरू के कुछ दिन तो शांति थी, पर फिर भी एक रात आरव अचानक नींद से उठकर खिड़की के पास गया और बोला, पापा वो आ गई है, उसने कहा था ना वो वापस आएगी। आरव की बात सुनकर विशाल और अनीता कांप गए। उन्होंने दोबारा बाबा को बुलाया और बाबा को यह सारी घटना बताई। इस बार बाबा ने बताया, अब हमें सिर्फ आत्मा से ही नहीं, उस इंसान से भी लड़ना होगा जिसने इसे भेजा है, क्योंकि आत्मा अब मुक्त है लेकिन शाप अभी जिंदा है। बाबा ने बताया कि यह कोई आम काला जादू नहीं था, बल्कि एक प्राण बंधन तंत्र था, जिसमें आत्मा को बांधकर उस परिवार से जोड़ दिया जाता है, और जब तक जिसने ये करवाया है वो खुद उस बंधन को ना तोड़े या मरे नहीं, तब तक आत्मा लौट लौट कर वापस आती है। विशाल ने अपने मामा के बारे में कुछ और जानकारी निकाली, तो विशाल को पता चला कि उसके मामा पिछले कुछ सालों से एक तांत्रिक औरत के संपर्क में है, जो कि शमशान में तंत्र करती है। रिश्तेदारों ने बताया कि जब विशाल को वो घर मिला तो उसके मामा ने कहा था, मैंने जो मेरा था वो उसने छीन लिया, अब देखता हूं कितने दिन चैन से रहता है। यह सारी बात विशाल ने अब बाबा को बताई। बाबा ने कहा, अब समय आ गया है, अगर हम नरेश और उस औरत के तंत्र को तोड़ दें तो आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें उसी घर में लौटना होगा और वहीं आखिरी तंत्र करना होगा जहां से सब शुरू हुआ है। विशाल और उसका परिवार डरते हुए राजी तो हो गए। विशाल, अनीता, बच्चे और बाबा सब फिर उसी घर में लौटे। घर अब भी वैसा ही था, दरवाजे पर जंग और अंदर से अंधेरा और हवा में वही जानी पहचानी सड़ान। बाबा ने पूजा शुरू की, मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और तभी घर के चारों कोनों में चार परछाइयां उभरने लगी, दीवारें काली होने लगी, फर्श पर तंत्र के चिन्ह खुद ब खुद बनते जा रहे थे और बाबा चिल्लाए, सावधान रहो, अब वो वापस आ रही है। तभी घर का मेन गेट खुला और एक औरत अंदर आई, लाल साड़ी, बिखरे बाल और आंखों से खून टपकता हुआ। यही वो तांत्रिक औरत थी जिसके पीछे खड़ा था विशाल के मामा, कमजोर और डर के मारे कांपता हुआ। उस तांत्रिक औरत ने जोर से चिल्लाया, तुमने मेरा खेल बिगाड़ा है बाबा, अब तुम्हें भी जाना होगा। और उसने तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में आग की लपटें उठने लगी, मानो दीवारें पिघलने लगी हो। उस तांत्रिक औरत ने बालों से एक पुतला निकाला जिसे उसने विशाल की तस्वीर से जोड़ा हुआ था। उसने उस पुतले को जलाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने राख फेंकी और वो बुझ गई। नरेश जोर से चिल्लाया, बस करो, अब मुझे माफ कर दो। वो तांत्रिक औरत विशाल के मामा नरेश की ओर बढ़ी और कहा, अब तुझे भी जाना होगा, क्योंकि तू कमजोर पड़ चुका है और तू अब इन सबके बीच में आ रहा है। गुस्से से उस औरत ने नरेश की तरफ देखा और कुछ मंत्र पढ़ने की। जैसे ही यंत्र नरेश के शरीर से टकराया, वो जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाकर वहीं उसकी मौत हो गई।
जैसे ही विशाल के मामा की मौत हुई, बाबा ने तुरंत उस आत्मा को अपने काबू में कर लिया। बाबा ने बताया था कि जब तक इसको चलाने वाला जिंदा रहेगा, तब तक यह आत्मा वापस लौट लौट कर आएगी। बाबा ने उस आत्मा को अपने काबू में किया और उसे आजाद कर दिया। यह सब देखकर वो तांत्रिक औरत भी वहां से भाग गई और फिर दोबारा उसका कभी पता नहीं चला। हवन पूजा करके बाबा उस रात दोबारा अपने उसी आश्रम में चले जहां से वो आए थे। अगली सुबह विशाल और अनीता ने महसूस किया मानो चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही। फिर दोबारा विशाल, अनीता या उनके किसी भी बच्चे ने दोबारा इस तरह का कुछ महसूस नहीं किया। मगर जो समय विशाल, अनीता, उसके बच्चों ने उस समय बिताया, वो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे।